नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं गोविंद भट्टी आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, हम जो अकाउंटेंसी के लिए अलाभकारी संस्थाओं के लिए लेखांकन वाला चैप्टर है वो पढ़ रहे थे। अभी तक हमने अलाभकारी संस्थाओं के लिए काफ़ी क्लासेस लगा लिए और लगभग हमने अध्ययन कर लिया कि अलाभकारी संस्थाओं का अर्थ क्या है, विशेषताएं, वित्तीय विवरण और इसके जो आंकिक प्रश्न है वो भी हमने हल करके देख लिए। तो आज की क्लास में हम अलाभकारी संस्थाओं के लिए लेखांकन का आंकिक प्रश्न संख्या 11 हल करेंगे जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। और एक चीज मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि आप पूरी क्लास अटेंड करें, पूरा वीडियो देखें ताकि जो पढ़ाया जा रहा है वो आपके अच्छे तरीके से समझ में आ सके। ठीक है। और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि जो भी नई क्लास का वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, चलो हम प्रश्न शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 11 बोर्ड पे लिखा हुआ है कि आय और व्यय खाता तथा तुलन पत्र तैयार कीजिए। यानी हमारे पास जो सूचनाएं दी गई है उन सूचनाओं के आधार पर हमें क्या करना है, आय व्यय खाता और बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनानी है। तो हमारे पास देखिए प्राप्ति भुगतान खाता, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और जो प्रारंभिक तुलन पत्र है वो दिया गया है। ठीक है। तो अभी तक हमने पीछे कुछ सवाल किए थे, उसमें हमारे पास जो पूंजी निधि नहीं होती थी तो उसके लिए हम क्या बनाते थे, प्रारंभिक तुलन पत्र या पिछले वर्ष का अंतिम तुलन पत्र बनाते थे। और उससे प्रारंभिक पूंजी निधि आने के बाद में हम क्या करते थे कि जो वर्तमान वर्ष का तुलन पत्र है वो बनाते थे। तो हमारे पास देखिए प्राप्ति भुगतान खाता दिया गया है और तुलन पत्र भी दिया गया है। तो इन दोनों की सहायता से हम क्या बनाएंगे, आय व्यय खाता और तुलन पत्र बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज हमेशा कहता हूं कि जब हम सवाल को पढ़ते हैं तो बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और वहीं से मदों का वर्गीकरण करना शुरू करेंगे कि कौन सी मद आय व्यय खाते में जाएगी और कौन सी मद पूंजीगत खाते में जाएगी, कौन सी मद बकाया है या अग्रिम है, कौन सी मद है, वो उसको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो देखिए, हमारे पास जो प्राप्ति भुगतान खाता दिया गया है तो प्रारंभिक रोकड़ शेष है वो 12,000 है, चंदा है। देखिए, हमारा जो वित्तीय वर्ष है वो 2017-18 है, चालू वर्ष। तो हमारे पास जो चंदा प्राप्त हुआ है 24,000 रुपए, उसमें 2016-17 का 2,000 रुपए और 17-18 का 22,000 रुपए। ठीक है। तो चालू वर्ष का 22,000 रुपए। प्रवेश शुल्क है वो 2800 रुपए। प्रवेश शुल्क आयगत मद हो गई, नौकर का किराया आयगत मद हो गई, आजीवन सदस्यता शुल्क है पूंजीगत मद हो गई, सरकारी सहायता है वो 11,000 रुपए आयगत मद होगी। मैंने सरकारी सहायता के लिए आपको बताया था कि यदि सरकारी सहायता किसी विशेष उद्देश्य के लिए या विशेष कार्य के लिए दी जाती है, जैसे भवन निर्माण या नवीनीकरण के लिए दी जाती है, तो उसे हम पूंजीगत मद मानते हैं। वरना सामान्य उद्देश्य के लिए दी गई सरकारी सहायता है वो हम क्या मानेंगे, आयगत मद मानेंगे। तो यहाँ पर सरकारी सहायता को हम क्या मानेंगे, आयगत मद मानेंगे। उसके बाद में फर्नीचर है वो पूंजीगत मद है, दूरभाष भी है वो आयगत मद है। वेतन, देखिए वेतन जो हमने चुकाया है उसमें 2016-17 का 1,000 है और 17-18 का 4,000 है। अखबार आयगत मद है, विविध व्यय आयगत मद है। रक्षा बॉन्ड है, क्या संस्था ने कहीं पर विनियोग कर रखा है, रक्षा बॉन्ड खरीद रखे हैं तो वो 18,000 रुपए पूंजीगत मद है। संपत्ति है, भूमि है वो पूंजीगत मद है 20,000 रुपए और अंतिम रोकड़ शेष 2,500 रुपए। उसके बाद में 31 मार्च 2017 को हमारे पास जो तुलन पत्र है उसमें देखिए अग्रिम नौकर किराया, अग्रिम प्राप्त चंदा, बकाया वेतन, ऋण, पूंजी निधि, हस्तस्थ रोकड़, अप्राप्त चंदा और भवन हमारे पास दिया गया है। देखिए, मैं इस बैलेंस शीट में आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूं कि हमारे पास अग्रिम नौकर किराया कब है, 31 मार्च 2017 को अग्रिम प्राप्त है। तो जाहिर सी बात है वो किस वर्ष से संबंधित है, अगले वर्ष से संबंधित है। कौन से 17-18 से। तो चालू वर्ष में जब हम बनाएंगे आय व्यय खाता तो इसको क्या करेंगे, संबंधित मध्य में प्लस करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है। उसके बाद में अग्रिम प्राप्त चंदा, यानी चंदा है वो अगले वर्ष का हमें अभी यही प्राप्त हो गया, कहां पर 16-17 में, जबकि प्राप्त होना था 17-18 में। तो जब 17-18 का हम आय व्यय खाता बनाएंगे तो उसमें हम क्या कर देंगे, संबंधित चंदे के मद में इसको जोड़ देंगे। उसके बाद में बकाया वेतन कितना है, 2,000 रुपए, ये इसी मद का है। ऋण है 10,000, ये बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे वहां चला जाएगा। पूंजी निधि है 37,800, ये भी बैलेंस शीट में चली जाएगी। हस्तस्थ रोकड़ है 12,000, ये देखिए ये 12,000 यहाँ पर आया है। ठीक है। अप्राप्त चंदा, देखिए 31 मार्च 2017 को अप्राप्त चंदा कितना था, 3,000 रुपए और 16-17 का चंदा कितना प्राप्त हो गया, 2,000 रुपए। तो जब हम इस वर्ष की अंतिम बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहां पर कितना दिखाएंगे, 3,000 में से 2,000 प्राप्त हो गया तो अप्राप्त चंदा 1,000 रुपए दिखाएंगे। इसी तरीके से बकाया वेतन की बात करते हैं तो बकाया वेतन कितना था, 2,000 रुपए।
जिसमें से 16-17 का कितना चुका दिया 1000 रुपए। तो जब हम अंतिम बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहां पर कितना दिखाएंगे 1000 रुपए दिखाएंगे। ठीक है, तो इसका बनाते हैं हम आय व्यय खाता। इकतीस मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाता हम बना रहे हैं। तो सबसे पहले इसका प्रारूप हम बना देते हैं। ये नाम पक्ष हो गया और ये जमा पक्ष हो गया। ये नाम पक्ष और ये जमा पक्ष। ठीक है, यहां पर क्या लिखेंगे व्यय राशि आय और देखिए सबसे पहले हम व्यय की बात करते हैं। तो व्यय की बात करते हैं तो फर्नीचर है वो पूंजीगत में नहीं आएगी। दूरभाष व्यय कितना है 800 रुपए। तो हम सबसे पहले लिखेंगे दूरभाष व्यय कितना हो गया 800 रुपए। उसके बाद में वेतन की बात करते हैं। चालू वर्ष हमारा 17-18 का, 17-18 का वेतन कितना हमारे पास 4000 रुपए वेतन 4000 रुपए। उसके बाद में बात करते हैं अखबार है वो 700 रुपए आएगा कितना था ये लिखेंगे। उसके बाद में विविध व्यय है वो 1000 रुपए सन्ड्री एक्सपेंसेस। उसके बाद में रक्षा बॉन्ड पूंजीगत मद है, भूमि है वो पूंजीगत मद है। उसके बाद में चंदे की बात करते हैं। चंदा देखिए चालू वर्ष का चंदा कितना है 22,000 रुपए और 1000 रुपए चंदा है जो इस वर्ष का था लेकिन पिछले वर्ष में प्राप्त हो गया, यानी पिछले वर्ष में अग्रिम प्राप्त हो गया। तो उसको हम जोड़ देंगे कितना है 1000 रुपए। चंदा 2016-17 में जो प्राप्त हुआ था चालू वर्ष का है। ठीक है, कितना 1000 रुपए। तो चंदा कितना हो गया 23,000 रुपए। उसके बाद में बात करते हैं आगे प्रवेश शुल्क। तो प्रवेश शुल्क हमारे पास प्रवेश शुल्क है 2800 रुपए। उसके बाद लॉकर का किराया लॉकर का किराया कितना है लॉकर का किराया है भाई हमारे पास 1000 रुपए। और हमने देखा था कि जो अंतिम बैलेंस शीट है उसमें अग्रिम लॉकर का किराया कितना प्राप्त हो गया था 200 रुपए जो चालू वर्ष का था लेकिन पिछले वर्ष में प्राप्त हो गया। तो इसको हम ऐड कर देंगे। किराया किस वर्ष में प्राप्त हो गया था पिछले वर्ष में। तो कितने हो गए 1200 रुपए। उसके बाद में सरकारी सहायता है वो 11,000 रुपए। ठीक है, तो अब हमारे पास जो हमने मदे दी उनका लेखा कर दिया है और नीचे जो बैलेंस शीट थी उसको ध्यान में रखते हुए इसका लेखा किया है। तो हम क्रेडिट साइड की जोड़ लगाते हैं। तो क्रेडिट साइड की जोड़ आ गई हुई 23, 24, 24, 34, 34, 38,000 रुपए। ठीक है, और इस साइड की जोड़ हो गई 4, 1, 5, 1, 6, 6,500। तो जब हम 6,500 को घटाएंगे तो आधी क्या सरप्लस कितना आ गया 31,500 रुपए। सरप्लस कितना आ गया है खाते का 31,500 रुपए। ये 31,500 कहा जाएगा बैलेंस शीट में जाएगा और बैलेंस शीट में जाके पूंजी निधि में जुड़ेगा। ठीक है, तो पहले विद्यार्थी तो ये देखिए आय व्यय खाता हमने बना लिया है। बाकी सामान्य मदे थी सिर्फ ये जो प्रारंभिक बैलेंस शीट दी गई है इस बैलेंस शीट से इन दो मदों को हमें ध्यान में रखना था। क्यों? क्योंकि 31 मार्च 17 को अग्रिम जो प्राप्त हुआ है वो चालू वर्ष से संबंधित था, इसलिए हमने चालू वर्ष में इसको जोड़ दिया है। तो अग्रिम लॉकर किराया और अग्रिम प्राप्त चंदे को हमने संबंधित मद में क्या कर दिया है जोड़ दिया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में इसको अपने पुस्तक रजिस्टर है उसमें उतार लेना। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूं। अब हमें बनानी है बैलेंस शीट। क्या बनानी है बैलेंस शीट बनानी है। तो बैलेंस शीट देखिए कैसे बनाएंगे।
लिखेंगे 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष पर तुलन पत्र। ये बन गया इसका प्रारूप। एक तरफ संपत्तियां, एक तरफ दायित्व। ये हो गई दायित्व इस पक्ष में, राशि अमाउंट, यहाँ पर एसेट्स संपत्तियां, और यहाँ अमाउंट का कॉलम। ठीक है, तो देखिए प्यारे विद्यार्थी, अब हमारे पास जो प्राप्ति भुगतान खाता है और जो अंतिम बैलेंस शीट, जो पिछले वर्ष की अंतिम बैलेंस शीट है, उसको ध्यान में रखते हुए हम चालू वर्ष की अंतिम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास अंतिम रोकड़ शेष कितना है, 2500 रुपए। तो हम लिख देते हैं रोकड़ शेष कितना है, 2500 रुपए। उसके बाद में देखते हैं हमने पूंजीगत मद में क्या है, फर्नीचर खरीदा था, तो फर्नीचर कितना, 4000। उसके बाद में देखते हैं कि रक्षा बॉन्ड्स लिए थे, तो रक्षा बॉन्ड 18,000 के रक्षा बॉन्ड्स। उसके बाद में भूमि कितने की है, 20,000 रुपए की। तो जो पूंजीगत मदें होती है उनका लेखा हम कहा करते हैं, बैलेंस शीट में करते हैं। मैंने बार बार बताया आप लोगों को कि जो आयगत मदें वो तो कहां चली जाती है, आयगत मदें हैं वो तो आय व्यय खाते में चली जाती है, और पूंजीगत मदें वो कहां लिखी जाएगी, बैलेंस शीट में, तुलन पत्र में लिखी जाएगी। तो हमने इनका लेखा कर दिया। अब देखते हैं कि संपत्तियों में, तो जो हमारे पिछले वर्ष के अंत की बैलेंस शीट है उसमें देखते हैं हस्तस्थ रोकड़ है, वो चालू वर्ष का आ गया। अप्राप्त चंदा इसको हम देख लेंगे। भवन है, भवन 35,000 का, भवन 35,000 का। अगर भवन को बेच देते तो हमें ध्यान में नहीं रखना था, लेकिन भवन है तो इसको हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर अप्राप्त बकाया चंदा कितना बैलेंस शीट में, 3,000 रुपए, और इसमें से कितना प्राप्त हो गया, 2,000 रुपए। तो कितना बाकी रह गया, 1,000 बाकी रह गया। तो इसको हम यहाँ लिख देंगे बकाया चंदा, बकाया चंदा। कौन से वर्ष से संबंधित, 2016-17 से संबंधित। कितना रह गया, 1,000 रुपए। अब बात करते हैं पूंजी नीति की। पूंजी नीति कितनी आई थी, 31,500 रुपए। इसमें हम सबसे पहले क्या जोड़ेंगे, आधिक्य। आधिक्य कितना आया था भाई, नहीं पूंजी नीति तो सॉरी 36,800 दे रखी, आधिक्य आया था 36,800 रुपए, और आधिक्य आया था 31,500 रुपए। 0 0 8 5 13 6 1 7 1 8 6, और एड इसमें क्या जोड़ देते हैं, आजीवन सदस्यता शुल्क। कितना है, 1,200 रुपए। तो 1,200 रुपए और जोड़ देते हैं, 0 0 5 9 6। ठीक है, तो इसमें से हम देखते हैं कि चंदा है वो उसका पहला लेखा हो गया, क्रय शुल्क, नौकर, आजीवन सदस्य शुल्क, सहकारी सहायता, सब हमने लिख दिया। अब इसमें जो नीचे वाली बैलेंस शीट उसमें देखते हैं, तो ऋण है तो ऋण लिखना बाकी रह गया। ऋण कितना रह गया, 10,000 रुपए। ठीक है, जो जैसे हमने यहां से भवन लिखा था तो उसी प्रकार से ऋण है। अगर ऋण का भुगतान कर दिया होता तो हम नहीं लिखते, लेकिन ऋण का भुगतान नहीं किया गया तो अंतिम बैलेंस शीट में आ गया कितना, 10,000 रुपए। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कि बकाया वेतन कितना था, 2,000 रुपए, जिसमें से हमने कितना चुका दिया, 16-17 का 1,000 रुपए चुका दिया। तो कितना बाकी रह गया, 1,000 और बाकी रह गया। तो बकाया वेतन 1,000, बकाया वेतन 1,000 रुपए। और दोनों पक्षों की जोड़ लगाएंगे तो 69 80 80,500 रुपए, 80,500 रुपए। ये क्या बन गया, हमारी बैलेंस शीट। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार हमारे पास जो सूचनाएं दी गई है, उन सूचनाओं को हमें ध्यान में रखते हुए क्या बनाना था, इसमें आय व्यय खाता और बैलेंस शीट बनानी थी। तो ये एकदम साधारण सा प्रश्न था। अगर हमारे दिमाग में इन सभी खातों का अर्थ और इनमें लिखी जाने वाली मदों का ज्ञान हमारे पास है, और प्लस जो बकाया और जो अग्रिम है उसका समायोजन अगर हम ध्यान में रखेंगे, तो सारे प्रश्न करने एकदम आसान है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने रजिस्टर में, पुस्तक में उतार लेना। और जो इस चैप्टर की जो पीडीएफ है पहले चैप्टर की, उसकी जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप डाउनलोड कीजिए
और प्रश्नों का अभ्यास कीजिए, दोबारा कीजिए। यदि कोई समस्या आती है तो आप पूछिए। तो ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने प्रश्न संख्या 11 किया और आज की क्लास में इतना ही। बाकी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपने जो भी पढ़ा है उसका अभ्यास करें। कोई समस्या आती है तो आप जरूर पूछें। धन्यवाद।